नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 और 2.4 का हल करेंगे। प्रश्नावली 2.3 में सबसे पहले हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी जो हमें सवाल हल करने में सहायक होगी। जैसे सबसे पहली बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या बराबर p बटा q। p बटा q रूप में जो q है उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसकी यह जो शर्त है वो लागू करनी पड़ेगी, तभी यह जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरह p व q पूर्णांक है। इस परिमेय संख्या के इस रूप में जो p और q का जो मान है वो क्या है, पूर्णांक अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों संख्याएं यहाँ पर आएगी। एक और शर्त होगी q बराबर नहीं है 0। इसी तरह जो p और q है उसमें p व q सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों जो संख्या है वो क्या है, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है तो इसके बारे में जानकारी हम करते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 2/3। 2/3 में इनके गुणनखंड हम करेंगे तो गुणनखंड वही होंगे 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1। तो इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस एक को छोड़कर, एक तो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है इसलिए एक को नहीं गिनना है। 2/3 है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 2 और 3 क्या होगी, सह अभाज्य। 2 व 3 सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q रूप में नहीं लिख सकते उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसी के साथ साथ अपरिमेय संख्याओं में कुछ संख्या ऐसी भी है जो फिक्स है, उनका उदाहरण सीधे तौर पर लिया जाता है, उसके लिए कोई परिभाषा नहीं होती। जैसे अपूर्ण वर्ग संख्या √2, √3, √5, पाई का मान, इसी तरह 0.1401400 14000 ऐसे अनंत तक जो मान है। तो इसमें जो यहाँ अपने जो सवाल आएंगे उनमें √2, √3 और √5 यह जो संख्या है वो क्या हम कहेंगे, हम उनको अपरिमेय संख्या। चलिए अब प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 1, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है उसको परिमेय संख्या के रूप में हमें इसको मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या का रूप क्या है, तो परिमेय संख्या का रूप होता है p बटा q, और q बराबर क्या नहीं है, 0। इसी के साथ साथ p और q जो है वो क्या है, एक सह अभाज्य संख्या। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब इसको हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 5 - √3 बराबर p बटा q, जहां
पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। सहअभाज्य का अर्थ होता है इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको हल करने के लिए हम इस संख्या में 5 का पक्षांतरण करते हैं। 5 का पक्षांतरण करते हैं तो -√3 बराबर P बटा Q प्लस 5 जो है वो उधर आके -5, तो यहां लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करने के बाद इसको हल करना है। इसको हल करेंगे -√3 बराबर Q लसअ ले लिया, Q का भाग Q में 1 बार 1 का गुणा P से P बार, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे भाग में 1 है, 1 का भाग Q से Q बार और Q का गुणा 5 से 5Q। तो ये जो है वो एक संख्या बनी। यहाँ का जो चिन्ह है उसको भी हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दिया, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस गुणा -√3 या -1 गुणा -√3 बराबर -1 गुणा P माइनस 5Q बटा Q। ये हमने माइनस का गुणा इसलिए किया ताकि यहाँ से माइनस हट जाए, तो माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस √3 बराबर, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो P से -P हो जाएगा और ये प्लस P से 5Q माइनस का है वो माइनस से गुणा होके प्लस 5Q बन जाएगा बटा Q। अब यहाँ हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि हमने क्या माना था इसको। तो एक परिमेय संख्या है जिसमें यहाँ जो है वो किस रूप में है, P बटा Q रूप में, और इसमें P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी के साथ साथ एक और शर्त थी, Q बराबर नहीं है 0। इसको हल करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक तो √3 और -P प्लस 5Q बटा Q। तो यहाँ पे दो पक्ष है। हमने जब माना था तब दोनों पक्ष जो थे वो दोनों परिमेय संख्याएं मानी थी, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो इसी रूप के बराबर होगी। तो जब हमने हल किया तो यहाँ पे जो दो पक्ष है उसमें दोनों पक्षों में अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर जो है वो एक अपरिमेय संख्या दिख रही है हमें, जो कि हमने पिछले भाग में बताई थी कि अपरिमेय संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्याएं, नियतांक या दशमलव, अशांत, अनावृत्ति वाले दशमलव प्रसार जो भी है वो सब अपरिमेय है। तो यहाँ हमारे जो है यह √3 है वो अपूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु जब हमने P और Q को सहअभाज्य संख्या मानी है और Q बराबर नहीं है 0, यहाँ पर सिर्फ Q ही है और ये P और Q में है, तो इसमें से हम कोई भी परिमेय संख्या में से या P और Q में से हम कोई भी संख्या घटाएंगे तो वह एक पूर्णांक ही आएगा। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, अतः ये भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त क्या थी, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P बराबर भी पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो यहाँ पर ये भी पूर्णांक बनेगा और ये भी पूर्णांक ही है। तो हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, परंतु -P प्लस 5Q बटा Q एक संख्या है। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। हमने जो पूर्व में माना था कि ये परिमेय संख्या, दोनों पक्ष जो है वो परिमेय संख्या क्या है, परंतु हमने जब इसको हल किया तो इसका जो एक पक्ष है वो तो आया अपरिमेय और एक पक्ष जो है वो क्या आया, परिमेय। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमने पूर्व में माना था, पूर्व में जो हमने कहा था कि यह एक परिमेय संख्या है, वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हुई। या
कह सकते हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो अपरिमेय बता रहा है और एक परिमेय बता रहा है। तो हम कह सकते हैं तो यह कथन, जो हमारा ये समीकरण एक कह सकते हैं इसको, यह कथन या समीकरण एक पूर्व कथन का विरोधाभासी है। विरोधाभासी का अर्थ है यहाँ पर जो हमने पहले जो बोला था उसको उल्टा बता रहा है। ये पूर्व कथन का विरोधाभासी है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला जो सवाल था हमारा क्या था कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रमाणित करना है। तो हमने इसको पहले तो परिमेय संख्या माना, इसको अपरिमेय प्रमाणित करना है तो हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या मानने के बाद यहाँ पर जो दो पक्ष है वो दोनों पक्ष एक दूसरे सब का विरोध कर रहे हैं। विरोध कैसे कर रहे थे? ये तो है अपरिमेय और एक क्या आ रहा है? परिमेय। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि यह एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पे तो इसका उल्टा आ रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह इसका पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभासी। अतः 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। दूसरे का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे हमने पहला जो सवाल किया है वैसे के वैसे इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए P/Q रूप में मानना पड़ेगा। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं है 0। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो √2 है वो हमें ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण के लिए क्या करना? तो 1/√2 गुणा √2 बटा √2 का गुणा और भाग करना। परिमेयीकरण के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? √2 और √2 का गुणा बराबर P/Q। यहाँ √2 का 1 से गुणा, तो √2 गुणा 1 यानी √2, √2 का √2 से गुणा यानी कि 2। क्यों? क्योंकि √2 गुणा √2 बराबर √2 गुणा 2। √2 गुणा 2 होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, अर्थात ये कितना आ गया? 2 बराबर P/Q। अब इस 2 का वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन से वज्र गुणन करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर 2P/Q। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 2P/Q जो है वो एक सभाज्य संख्याओं से बनी हुई संख्या है, इसलिए ये जो है वो क्या होगी? हमारे परिमेय संख्या। परंतु इसको हमने क्या कहा था? यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे √2 बराबर परिमेय संख्या। इसको परिमेय बराबर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो संख्या है इसको हम लिख सकते हैं चूंकि P व Q सहभाज्य है अतः 2P/Q
परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी तो अंडर रूट 2 बराबर भी क्या मानेंगे, क्या आएगा हमारे परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि पूर्व कथन का विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या माना था, 1/√2 को परिमेय संख्या, तो ये क्या होनी चाहिए थी, एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए थी, परंतु ये क्या आई है, अपरिमेय संख्या आई है। इसलिए हम क्या कहेंगे, यह पूर्व कथन का विरोधाभासी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह हमें प्रश्नावली 2.3 के जो सवाल है वो हमें इसी तरह इनको हल करके सिद्ध करने हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.4। 2.4 में हमारे आएगा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न संख्या में अंश में हर का भाग देने पर यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वह भाग जो है आगे दशमलव लगाकर करना होता है। इस दशमलव लगाने को ही हम किसी भिन्न का दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का अर्थ होता है ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भाग देने पर एक निश्चित अंतराल में, या फिर यह कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थान तक वह जो भाग है वह रुक जाता है, अर्थात दशमलव जो है उसके बाद कुछ अंकों तक ही भाग की प्रक्रिया रहती है। परंतु अशांत दशमलव प्रसार में जो भाग की प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहती है, अर्थात दशमलव के बाद आगे से आगे भाग चलता ही रहता है, उसमें शेषफल शून्य नहीं आता। उस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 5/2। 2 का भाग 5 में देना है तो हम जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और जब 5 में से 4 जाएंगे तो आएगा 1। अब 1 में भाग नहीं जाता तो हम 0 लगाकर यहाँ बिंदु लगाएंगे, इस बिंदु को ही हम कहते हैं दशमलव। अब इसके बाद 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार, अर्थात 5/2 में दशमलव प्रसार हो गया 2.5। इसी तरह अशांत दशमलव प्रसार का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे 10/3। 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद वापस वहां जो 1 था उसके पीछे 0 लग जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा और वहां 0 लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 10। 10 में 3 का भाग 3 बार, वापस 1 बचेगा, उसमें दशमलव की जगह 0, यहाँ दशमलव लगा इसलिए 0 लगाएंगे और वह हो जाएगा 10। 10 में 3 का भाग 3 बार। ऐसे यह प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती रहेगी, शेषफल हमेशा 1 ही आता रहेगा, और यहाँ पर शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ शेषफल बराबर 0, और यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना आएगा, शेषफल जो है वो आता ही रहेगा। अब इसमें भी अशांत दशमलव प्रसार में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार में क्या होता है, एक निश्चित क्रम के बाद
वह जो प्रसार है वो पुनः स्टार्ट होता है। जैसे यही उदाहरण है, इसमें 3 है तो 3 के बाद पुनः 3 आ रहा है, वापस 3 आ रहा है, तो ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती प्रसार है। जैसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, 0.0.12 ऐसे दशमलव प्रसार है। इसमें 1 2 1 2 1 2 ये जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती प्रसार। इसी तरह अशांत अनावर्ती प्रसार 1.147392653 2 ऐसे प्रसार को हम अशांत अनावर्ती प्रसार कहते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति तो हो रही है, जैसे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आया, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 आया, परंतु इनका कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर एक क्रम बन रहा है, यहाँ पर एक कोई भी क्रम नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती प्रसार। प्रश्नावली 2.4 में अशांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार बिना विभाजन प्रक्रिया के सूत्र की सहायता से हल करना होता है, या उनको सिद्ध करना होता है कि उनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो उसके लिए क्या सूत्र है? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी भिन्न संख्या है, वो p बटा q रूप में होगी। अब इस p बटा q रूप में यदि जो हर का मान है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो, यदि ऐसा रूप हो तो उसको हम सीधे दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसको हम सीधे उसका दशमलव प्रसार क्या है वो कह सकते हैं। जैसे इसका यदि इस रूप में है तो वो शांत है या अशांत है वो हम कह सकते हैं। अब कैसे? तो यदि इसके 2 बिंदु बनते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात यदि किसी भी हर का जो रूप है वो इस प्रकार का हो, किसी भी परिमेय संख्या में हर का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n हो सकता है, वहां पर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 0 आ जाए तो भी वही रूप होगा, और 2 की घात 0 गुणा 5 की घात कोई भी आ जाए 3 जैसे, तो वो भी इसी रूप में गिना जाएगा। तो यदि किसी परिमेय संख्या का हर यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो इस रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दूसरा जो बिंदु है वही इसका विपरीत, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार, यदि इसके रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। किस रूप का होगा? वह अशांत होगा। तो इस तरह हमें इस प्रश्नावली में इन दोनों बिंदुओं के आधार पर ही सवालों को हल करना है। प्रश्नावली 2.4 सवाल नंबर 1। सवाल हम पढ़ते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, अर्थात जो हमने 2 बिंदु बताए हैं उन्हीं को आधार मानकर बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इनमें पहले सवाल का पहला सवाल, संख्या हमारे पास है 15/1600
अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार, वो भी शांत है या अशांत है वो ज्ञात करना है। इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हर देखते हैं। हर जो है वो एक संख्या है, तो इसको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारे जो 2.1 में और 2.2 में हमने अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानकारी ली थी, उसके आधार पर इसके 1600 के गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग 800 बार, 2 का भाग 400 बार, 2 का भाग 200 बार, 2 का भाग 100 बार, 2 का भाग 50 बार, 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग अब जाएगा 5 बार और पुनः 5 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 1600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। अब इसको घातांक में लिख देते हैं। तो 2 की घात 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 और 2, तो 5 की घात 2। अतः हम इसको लिख सकते हैं 15 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है इसका जो हर है वो 2 की घात 6 और 5 की घात 2 अर्थात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। यहाँ लिखेंगे अतः परिमेय संख्या पंद्रह बटा 1600 का हर 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। जिसमें पहला सवाल है 13 बटा 125। सवाल नंबर 1 13 बटा 125। इसके लिए जो हमने पहला जो सवाल किया है उसी के अनुसार इसमें इसके गुणनखंड करके फिर इसका दशमलव प्रसार बताना है कि ये शांत है और फिर इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो वो भी उसी गुणनखंड के तरीके से ही बहुत सरलता से होगा। सबसे पहले तो 125 के गुणनखंड करेंगे। 125 5 का भाग जाएगा 25 बार, इसमें 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 की घात 3। अब इसको हम लिखेंगे 13 बटा 5 की घात 3। अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब इसको हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 5 की घात 3 है, तो इसके आगे लिख सकते हैं हम 2 की घात 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 की घात 0 बराबर होता है 1 और 5 की घात 3 से 1 का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए यह जो मान है वो हम लिख सकते हैं। अब 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 जो है वो 2 की घात, चूंकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके बाद इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 13 बटा 5 की घात 3 में एक बार हम उदाहरण के लिए देखते हैं। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 10।
तो अर्थात 5 की घात 3 में यदि मैं 2 की घात 3 का गुणा करूं तो 10 की घात 3 आएगा। अर्थात हम इसका गुणा 2 की घात 3 से करें तो ये जो है वो 10 की घात 3 बनेगा। 10 की घात 3 का इसमें भाग करना सरल रहेगा। तो इसके लिए हमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर भी अंश में भी गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 3 का। अब 2 की घात 3 होती है अपने 8 और ये जो है वो बन जाएगा 10 की घात 3। 13 और 8 का गुणा होगा 104 बटा 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000। ये हो गया 0.104 अर्थात इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.104। ये अपना आंसर। इसके जो शेष सवाल है वो भी इसी प्रकार हल करने हैं। अब इसका तीसरा सवाल क्या है? नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो बहुत सरल सवाल है, इसको मौखिक ही हल कर सकते हैं। पहला सवाल 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 और अनंत तक। तो पहला सवाल हो गया। अनंत। अब इसमें देखिए ये जो है 1 2 0 के बाद वापस 1 2 0 तो आ रहा है परंतु एक और 0 इसमें जुड़ रहा है। अर्थात इसमें पुनरावृत्ति तो हो रही है परंतु क्रम से नहीं हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अशांत अनावृत्ति। जब दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति है तब वह जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? यह अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार है अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह दूसरा सवाल 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें दशमलव के बाद यह जो संख्या है वो इस स्थान तक रुक गई अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्या है वो क्या होगी? परिमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार है अतः परिमेय संख्या होगी।